हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के लिए पेपर 3 का पार्ट 2। पहला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को संसद के द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके सदस्य को किसने चुना था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? जो विभिन्न प्रांत थे वहां की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। विधानसभा में टोटल कितने सदस्य थे? तो देखिए, विधानसभा में उस समय कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य, इसमें से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। कहां से आते थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नरी स्टेट से आते थे, जिसमें एक अपना राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा भी शामिल था। और 93 सदस्य कहां से आते थे? ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य हो गए। अच्छा, ठीक है। उस समय क्या वयस्क मताधिकार था या वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को चुनाव किया गया था? नहीं, सबको नहीं था। ये चुनाव का अधिकार किसे था? तो जो टैक्स देते थे उस हिसाब से डिसाइड किया गया। कितने पढ़े लिखे लोग हैं उस हिसाब से निर्धारित किया गया। इस प्रकार मताधिकार था लेकिन सीमित लोगों को था। ठीक है, सभी को मताधिकार नहीं था। तो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को किसने चुना था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, उसमें संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अध्यक्ष बनाया, लेकिन उपाध्यक्ष किसे बनाया उस दिन? राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, फ्रैंक एंथनी या एच.सी. मुखर्जी? किसे बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो फ्रैंक एंथनी साहब को बनाया गया था। किसे बनाया गया? फ्रैंक एंथनी साहब को। अच्छा, हमें पता है एच.सी. मुखर्जी साहब को भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इनको 25 जनवरी को बनाया गया। 25 जनवरी 1947 को बनाया गया था। लेकिन जब 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया था फ्रैंक एंथनी साहब को। किसे बनाया? फ्रैंक एंथनी साहब को उस समय संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष किसे बनाया था? तो जो अपने सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे ना, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर को बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख था? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी उसमें? 10 थी, 12 थी, 14 थी या 16 थी? तो मूल रूप से उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं। तो इसका मतलब उसमें ऐड किया गया है बाद में? बिल्कुल किया गया है। तो सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। किसे ऐड किया गया? सिंधी को। फिर 1992 में तो कितनी होगी? 15 हो गई। 1992 में बाद में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाओं को ऐड किया गया 1992 में। तो कितनी होगी? 15 और 3 कितनी होगी? 18 होगी। अब उसके बाद में 2004 का साल आया। कौन सा साल आया? 2004 का। और उसमें 4 भाषाएं ऐड की गई। कौन कौन सी थी वो? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 2004 में ऐड किया गया। अब 4 ऐड कर देंगे तो कितनी भाषाएं हो जाएगी? इस प्रकार वर्तमान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? उसमें 22 भाषाएं हैं। और नवीनतम भाषाएं कौन सी जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, कोरिया से? तो भारत के संविधान जो विधि का शासन है ना, विधि का शासन ये हमने विचार लिया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया है, यानी इंग्लैंड से लिया है। क्योंकि अंग्रेजों का राज था और ज़्यादातर चीज़ें हमने कहाँ से ग्रहण की है? 1935 के अधिनियम से। और 1935 का अधिनियम किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। और विधि का शासन का विचार भी हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय शासन लिया एक, तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिए, है ना। इसके अलावा मंत्रिमंडल का जो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हमने पढ़ा है कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। और परमाधिकार जो लेख है, जो रिट पिटीशन में जो परमाधिकार वाली रिट है ना, कौन सी? परमाधिकार वाली रिट,
वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया है? लिबर्टी, इक्विलिटी और फर्टिलिटी कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या फ्रांस? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमने फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? जो संविधान का आर्टिकल 371 है उससे कौन सा राज्य संबंधित है? नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 371, क्योंकि इसके लिए क्या कह रखा है कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं, तो महाराष्ट्र के कुछ एरिया ऐसे हैं, गुजरात के कुछ एरिया ऐसे हैं जो सूखे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते, जैसे अपना एक विदर्भ वाला एरिया हो गया, एक मराठवाड़ा वाला इलाका हो गया। गुजरात में जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला इलाका है ना, ये सूखे से बहुत प्रभावित है ना, जैसे राजस्थान में जैसलमेर वाला इलाका है उस तरह से यहाँ। तो उस कारण वहाँ के लोगों की मतलब अलग से विकास बोर्ड बनाए जाने का प्रावधान किया गया है कि वहाँ के जो राज्यपाल होंगे महाराष्ट्र और गुजरात के, वो इन एरिया के लिए अलग से विकास बोर्ड बनाएंगे ताकि इन एरिया का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए, क्योंकि इन्हें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि इनके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत है इस कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है? 213 में, 217 में, 212 या 211? विधायी शक्तियों की बात कर रहे हैं। विधायी शक्तियों का मतलब क्या होगा? अध्यादेश जारी करने वाली शक्ति। तो कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल नंबर जो 213 है ना, 213। देखो, राष्ट्रपति साहब अध्यादेश 123 है ना, यानी अध्यादेश इसमें 1 2 3 में छिपा हुआ है, बस इनका क्रम अलग इधर उधर करना है। और राज्यपाल साहब के मामले में 213 हो जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल साहब की जो विधायी शक्ति है वो किसमें है? आर्टिकल 213 में है। किसमें है? आर्टिकल 213 में। याद हो गया। और आर्टिकल 213 कहां दे रखा है? तो संविधान का जो भाग नंबर 6 है, भाग कौन सा है? 6। और भाग 6 में भी अध्याय नंबर 4, इसमें एक ही धारा है, वो धारा कौन सी है? 213। ठीक है, संविधान का भाग 6 और भाग 6 का जो अध्याय नंबर 4 और उसमें जो धारा दे रखी है वो है 213, और उसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? यानी जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। कौन से है वो? जीवन जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसका जो अभिव्यक्ति का अधिकार वाला अधिकार है ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को है। वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं ना आर्टिकल 19 में, तो वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वो देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल नंबर 15 हो गया, कौन सा? 15 नंबर का आर्टिकल, फिर 16 नंबर का आर्टिकल, फिर 19 नंबर का आर्टिकल, 29 और 30। तो कैसे याद रखोगे? 2 तो ये जोड़े में 15 16 और 2 ये जोड़े में 29 30। ठीक है, और बीच में कौन सा हो गया? 19। तो ऐसे ऐसे याद रखो, 15 16 19 29 और 30। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? यानी बाकी अधिकार तो मूल अधिकार है, लेकिन इनमें से एक अधिकार ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं है। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमें पता है स्वतंत्रता का अधिकार तो है बिल्कुल, समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये वंस अपॉन ए टाइम अधिकार था, मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार नहीं है, तो क्या हो गया? ये आर्टिकल 31 में था पहले। कहाँ था? आर्टिकल 31। लेकिन 44 जो संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से इस अधिकार को निश्चित कर दिया गया और इसे 300 कै में डाल दिया गया। संविधान में तो उल्लेखित है लेकिन मूल अधिकारों में नहीं है। तो यह संवैधानिक अधिकार तो जरूर है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं होगा? तो संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, या आईपीसी की धारा 498 से, या मत देने, चुनाव लड़ने, या फिर एक लड़की का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार से संबंधित है। तो जो श्रेया सिंघल वाला मामला है ना, वो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो उसमें आर्टिकल 19 के बारे में उल्लेख किया गया है वैसे देखते हुए, और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं ना सरकार बार बार,
इसमें फेसबुक वाला कुछ मामला था, फेसबुक भी उन्होंने कुछ पोस्ट कर दी थी और बाद में मतलब बात ऐसे बढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो धारा 66A है उसका मनमाने ढंग से अत्यधिक विषमतापूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करती है। 66A नंबर की जो धारा है ना, वो क्या करती है, वो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर हमला करती है। और नॉर्मली तो क्या हो रखा है, नॉर्मली तो ऐसा है कि जो स्वतंत्रताएं हैं उन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युक्ति युक्त प्रतिबंध भी कहां तक सही है ना, इसको कौन डिसाइड करेगा युक्ति युक्त प्रतिबंध ये सही है ये सही है। तो ये जो धारा 66A है इसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध से भी आगे निकल जाते हैं कई बार जो सरकार है वो, और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। कायदे से उतना स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, यानी युक्ति युक्त भी एक सीमा तक ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा था। तो ये श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद किससे संबंधित है, प्रश्न आया तो स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है या व्यक्ति के उससे संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है, यानी अगर आपको राष्ट्रपति साहब बनना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी आवश्यक है, 30 साल, 35 साल, 40 साल या 45 साल। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितने साल होनी आवश्यक है, 35 साल की उम्र होना आवश्यक है। तो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 58 है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 58, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताओं के बारे में बात करता है। इसमें क्या कह रखा है कि भारत का नागरिक हो वो एक बंदा पहले तो 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा वो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो महान्यायवादी साहब होते हैं ना, उनको संसद के सदन में बोलने का और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन हमसे अब क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये पावर उनको मिली कौन से अनुच्छेद के माध्यम से है, 85, 86, 87, 88। तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल होगा 88, यानी जो 88 नंबर का आर्टिकल है ना, उसके माध्यम से महान्यायवादी को ये पावर मिल रखी है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, महान्यायवादी संसद में, राज्यसभा में चले जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लोकसभा में जा सकते हैं, वहां भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है ना, तो फिर उनको बोलना पड़ेगा सॉरी, आप वोट देने में मतलब सक्षम नहीं हो, आप सिर्फ सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद उन्हें बोलने का और भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 88 प्रदान करता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सरकार के बारे में कुछ स्पष्टीकरण वगैरह देना होता है ना, तब महान्यायवादी को बोलने का अधिकार दिया जाता है। आधार जिस पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो देखो, आंतरिक अशांति के आधार पे अब 352 के राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता। इसमें पहले प्रावधान था लेकिन बाद में हटा दिया गया क्योंकि इसका कई बार गलत तरीके से उपयोग हुआ था, हमें भी पता है, तो आप सबको पता है ना। तो इसके बाद में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के मामले में तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति के नाम पे नहीं लगाया जा सकता। जुलाई 2021 तक किस राज्य में अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार उपयोग किया गया है, बात कर रहा है जुलाई 2021 तक के डेटा की बात कर रहा है, जो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा है, एक बार जो नवीनतम डेटा है इसके बारे में विजिट कर लेना आप, कि अभी जुलाई 2021 की बात कर रहा है, अब कौन सा हो गया, जनवरी 2023। हालांकि इतने ज़्यादा राष्ट्रपति शासन इन दिनों में लगे नहीं हैं, फिर भी हमें एक बार देख लेना है फिर से। और तो कौन सा राज्य में लगा था, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, जहाँ तक मुझे लगता है ये आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर है ना, वहाँ अब जुलाई 21 तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था, ये एग्जाम में प्रश्न आया था तो वही प्रश्न उठाया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे उनके मृत्यु के बाद में, बीडी जत्ती, बीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या नीलम संजीव रेड्डी। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे, बीडी जत्ती साहब बने थे। कौन बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती, कौन, बीडी जत्ती है ना,
इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बने थे। कौन, किसके बाद में? फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1974 से लेके 1977 के बीच में इनका कार्यकाल रहा, और बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद जो बीडी जत्ती साहब वो मतलब राष्ट्रपति पद पे रहे। और कब तक रहे वो? तो 11 फरवरी 1977 को, 11 फरवरी 1977 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद ज्वाइन किया, और 25 जुलाई तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ऐसे कौन भारत की सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है? ये देखो, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। वैसे तो ऐसा पोस्ट भी बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनके धान की प्रॉपर मूल्य मिल सके, सही मूल्य मिल सके। तो ये है प्रधानमंत्री, है ना। ये हंसने वाली बात है नहीं, वैसे आप हंस रहे हो। ठीक है, तो देखो इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। प्रधानमंत्री स्वयं करते, बोले मैं अपना वेतन भत्ता मैं ही निर्धारित करूंगा। मंत्रिमंडल करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संसद। यानी प्रधानमंत्री साहब के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। ठीक है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, आप सबको पता है रथ यात्रा वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने लेके आया था इंडिया में। जगह जगह जब चुनाव होते थे तो रथ लेके शुरू हो जाते थे, है ना। बाद में मतलब मोदी साहब के आने के बाद में मतलब इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन भारत के राष्ट्रपति भी ये बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, क्या करें। तो ये उप प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी के कार्यकाल में। कब बने थे? फरवरी 2002 में, मार्च 2002 में, मई 2002 में, या जून 2002 में? तो भाई साहब ये जून 2002 में ना भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी साहब। ठीक है, और भारत के उप प्रधानमंत्री तो आडवाणी साहब तो बने ही बने। इसके अलावा कौन कौन बने? तो एक तो देखो अपने लौह पुरुष थे सरदार पटेल साहब, ये बने थे। उसके अलावा मोरारजी देसाई साहब, ये भी उप प्रधानमंत्री बने। फिर चौधरी चरण सिंह जी उप प्रधानमंत्री बने। जगजीवन राम जी बने। यशवंत राव चौहान साहब बने। चौधरी देवीलाल जी बने, और लाल कृष्ण आडवाणी बने। इस प्रकार ये सारे व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। पटेल साहब सबसे पहले, उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, जगजीवन राम जी, यशवंत राव जी चौहान साहब, चौधरी देवीलाल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, है ना। ये भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? जो अभी नया संसद भवन बन रहा है ना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जो टाटा कंपनी बना रही है, उसके वास्तुकार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर साहब, चार्ल्स कोरिया साहब, एडविन लुटियन साहब, या विमल पटेल साहब? तो इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल साहब। तो नवीन संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये कर रही है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है। और इसको प्रोजेक्ट को नाम क्या दे रखा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या दे रखा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इसके जो वास्तुकार हमने बताया विमल हसमुख पटेल, है ना। तो मतलब अगर देश की संसद के निर्माण ही हसमुख व्यक्ति कर रहा है तो देश का तो मतलब सुखद दिन आने वाले, ये मान के चलो। संसद में लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो लोक लेखा समिति होती है संसद में, उसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 10, 15, 18 या 22? तो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, और इसमें से 22 में से 15 तो होते हैं लोकसभा से, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। 15 7 कितने हो गए? 22 हो गए। और समिति कितने समय तक का कार्यकाल कितना होता है? तो नॉर्मली समिति का कार्यकाल होता है ना वो 1 साल होता है। कितना होता है? 1 साल लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित होगी? राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाए, उद्योग का हिस्सा बढ़ जाए, कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में गिरावट हो जाए, ये सभी अवस्थाएं होती है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। तो देखो ये सारी विशेषताएं होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित तब होती है, मतलब उसमें कैसे पता चलेगा कि वो विकसित हो रही है? तो जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो गिरता है, ठीक है। उद्योग का हिस्सा, इकोनॉमी की जीडीपी की बात कर रहा हूँ, जीडीपी में उद्योग का हिस्सा बढ़ता है। और जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं ना वो स्विच हो जाते हैं किधर? अगर ज़्यादा विकसित इकोनॉमी होगी तब तो वो सेवा में स्विच होंगे, अगर बीच की विकसित इकोनॉमी होगी तो वो उद्योगों में होंगे। तो एक बार उदाहरण से देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ 1950-51 के डेटा की। किसकी बात कर रहा हूँ? 1950-51 के डेटा की बात कर रहा हूँ। देखो उस समय एग्रीकल्चर में जीडीपी का योगदान कितना था? एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान, एग्रीकल्चर का योगदान था 70%, ठीक है। उद्योग में का कितना था?
लगभग 11% उद्योग का था, और सेवा का कितना था, 17.2%। ये तो आप मानते हो कि भारत विकसित मतलब विकास हुआ 1950 से इक्यावन के मुकाबले, क्योंकि उस समय तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कमजोर थी, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत कमजोर थी, है ना, और सड़कें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो बहुत कमजोर थे ही थे। अब 1990-91 की बात करते हैं। कृषि का योगदान 66%, कम हुआ, ठीक है। उद्योग का 12.7 और सेवाएं 20.5, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, है ना। अब बात करते हैं 2021-22 की, जो हमारा लेटेस्ट हुआ है। इसमें देखो उद्योग का योगदान कितना है, नहीं पहले कृषि का योगदान देखते हैं। कहां पे 1950-51 में 70% था, 1990-91 में 66% था, और 2021-22 में मात्र 18.8% योगदान एग्रीकल्चर का रह गया है। वहीं उद्योग की बात करें तो कितना योगदान है, 28.2% योगदान है। और सेवाओं का देखो 53% योगदान है। कितना योगदान है, सेवाओं का योगदान कितना प्रतिशत है, 53%। तो भारत का विकास अगर सही मायनों में देखें तो कब हुआ है, 1990-91 में, यानी 1950-51 से 90-91 के बीच में इतना विकास नहीं हुआ जितना 90-91 से लेकर 2020-21 के अवधि के बीच में हो गया। 21-22 मानो इसे, 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे, तो 21-22, ठीक है, 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता है कि उद्योग का योगदान कितना है, तो आपको याद रखना है कृषि का कितना है 18.8, उद्योग का 28.2, ठीक है, और बाकी कितना बच गया 53। ये किसका है, ये सेवा का। सर्वाधिक किसका है, सेवा का। सबसे कम किसका है, एग्रीकल्चर का। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में सबसे ज्यादा काजू कहाँ उत्पादित होते हैं। काजू पसंद है ना आपको, तो सबसे ज्यादा काजू कहाँ उत्पादित होते हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, ओडिशा में। तो इसका आंसर है जो महाराष्ट्र राज्य है ना अपना, वहां सर्वाधिक काजू उत्पादन होता है, ठीक है। काजू का कॉन्सेप्ट इंडिया में कौन लेके आया था, तो काजू का कॉन्सेप्ट लाए थे पुर्तगाली। कौन लाए थे, पुर्तगाली, है ना, वो काजू का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आए थे। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये एक पत्र है, रचना है, ये किसकी रचना है, दादा भाई नौरोजी की, महात्मा गांधी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, डॉक्टर अंबेडकर साहब की। तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया ये किसकी रचना है, ये दादा भाई नौरोजी की इंडिया रचना है। किसकी रचना है, दादा भाई नौरोजी की। और उन्होंने क्या कहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था उन्होंने कहा था कि जो भारत का धन है ना वो ब्रिटेन में जा रहा है, और इसके कारण भारत क्या बन रहा है, गरीब बन रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कच्चा माल तो यहाँ पैदा करो, फिर इसको ले जाओ और इसको कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करो और वापस यहीं डंप कर दो इंडिया के मार्केट में। इंडिया के मार्केट में डंप करने से क्या होगा, जो सस्ते रेट में, क्योंकि मशीनों से बन के आएगा, सस्ते रेट में बन के आएगा, और ये लोग बाद में सस्ते, जैसे मान लो इंडिया में वही चीज़ बन रही है, लेकिन इंडिया में तो क्वालिटी अच्छी है इसके, लेकिन उस कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। अब ब्रिटेन से आया सस्ता माल लेगा या बंदा कॉस्ट ज़्यादा देगी वो लेगा, तो वो जो सस्ता होगा वो लेगा, सस्ता होने से वो लेगा, इससे क्या होगा, वो मतलब जो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो भारतीयों का रोजगार तो खत्म हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये इंग्लैंड डेट टू इंडिया या ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो सिद्धांत है ना, ये दादा भाई नौरोजी साहब ने दिया था। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने कहा था कि जो औपनिवेशिकवाद की जो नीतियां हैं, इन्हीं नीतियों के कारण भारत गरीब हो रहा लगातार, धीरे धीरे। और ये दिया कब था उन्होंने सिद्धांत, तो ये किताब कब लिखी थी, ये रचना कब लिखी थी, तो 1867 में। कब लिखी थी, 1867 में। WTO के सदस्यों की संख्या कितनी है, WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो विश्व व्यापार संगठन। इसमें कितने सदस्य हैं, 160, 162, 164, 166। तो अपने सिलेबस में स्पष्ट तौर पर WTO दिया हुआ, विश्व व्यापार संगठन दिया हुआ है। तो ये मान के चलो कि एक प्रश्न तो पक्का आएगा। तो इसके सदस्य कितने हैं, तो देखो 164 सदस्य। कितने सदस्य हैं विश्व व्यापार संगठन WTO के, तो यह मैंने विकिपीडिया से उठाया है। तो देखो इसमें WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई, यानी लगभग 28 साल स्थापना को हो गए हैं। और इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें, 164 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 164। इसमें से 160 सदस्य तो है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर तो है ही है, साथ ही WTO के भी सदस्य हैं। और 4 अलग से सदस्य कौन से हो गए, एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया, कौन सा, यूरोपियन यूनियन, एक हांगकांग हो गया, ठीक है, एक मकाऊ हो गया, और एक जो ताइवान है ना, चाइना के नाक में दम कर रखा है इसने, ये हो गया। तो 160 तो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, और बाकी 4 हो गए यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो इंग्लिश,
फ्रेंच और स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है ना, वो WTO की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। ठीक है। अच्छा, अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना इस बार, कौन सा, WTO के डीजी कौन है। WTO में जो हेड होता है ना उसे डीजी कहते हैं। डीजी माने डायरेक्टर जनरल। कौन है, तो नागोजी ओंकोजो इवेला। नागोजी ओंकोजो और इवेला, नागोजी ओंकोजो इवेला। तो आप नागोजी को याद रखो, ठीक है, बाकी तो याद हो ही जाएगा। और इसका बजट कितना था, तो जो 2020 में इसका बजट था अप्रोक्स कितना था, 220 मिलियन यूएस डॉलर था। कितना था, 220 मिलियन यूएस डॉलर 2020 में इसका बजट था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा रखा जाता है, यानी खाद्यान्न होता है ना उसका स्टॉक कौन सी संस्था रखती है, खाद्य आपूर्ति विभाग रखता है, FCI रखती है, नाबार्ड रखती है, RBI रखता है। तो हमें पता है, हमने FCI के गोदाम देखे है ना, तो FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय खाद्य निगम, ये खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रखती है। अब देख लेते हैं FCI के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, FCI की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 14 जनवरी थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन और MD है, MD कौन है, चेयरमैन और MD कौन है, अशोक कुमार जी मीणा साहब। अशोक कुमार जी मीणा साहब है ना, वो FCI के वर्तमान में CEO और MD है। ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके तहत ये काम करता है। ठीक है। बफर स्टॉक का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है, तो FCI के द्वारा किया जाता है। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और की पर्सन मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अशोक कुमार जी मीणा साहब। अशोक कुमार जी मीणा साहब है, वो FCI के हेड है। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, कौन सा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है, जापान, अमेरिका, UAE या एल सल्वाडोर। तो जो एल सल्वाडोर है ना, इसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है बताओ, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी which is alternative form of payment created using encryption algorithm. The use of encryption technologies mean that cryptocurrency functions both as a currency and as a virtual according system. इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वैसे ये सिस्टम के माध्यम से ही वर्चुअली तौर से ही होती है। और इसका जब भी पेमेंट किया जाता है ना क्रिप्टो करेंसी का, तो इसमें ब्लैक मनी नहीं बन सकती। इसमें जैसे मान लीजिए ये इंटरनेट की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए ये A पर्सन है, इसके पास में 5 क्रिप्टो है, इसने पेमेंट किया B पर्सन को, यहाँ वाले पर्सन को पेमेंट किया। ठीक है। तो ये यहाँ से ये यहाँ चला गया। क्रिप्टो एक निश्चित अमाउंट में होगी, जैसे मान लो 100 क्रिप्टो होगी तो वो 100 ही रहेगी, इसके बाद चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो कौन सी क्रिप्टो फेमस है एक करके है ना, वो बिटकॉइन करके है। तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब बिटकॉइन की निश्चित अमाउंट है, ठीक है, उसके टुकड़े किए जाएंगे बाद में। जैसे मान लो आपने ए के पास क्रिप्टो थे, उसने B को दे दिए, 5 क्रिप्टो दे दिए। अब B से क्रिप्टो मान लो C को गए, तो इसके पास चले गए। तो ये सारा डेटा ये ऐसे का ऐसा रहेगा, किससे कहाँ गया, किससे कहाँ गया। तो ये सारा इसे क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि, तो ब्लैक मनी नहीं बनाई जा सकती, कि इसको ट्रेस किया जा सकता है ना सही मायनों में। ना ही इसका कोई कॉपी बनाई जा सकती है, क्योंकि एक से दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे से तीसरे के पास जा रहा है, और सबको पता है कि वो इसके पास गया है। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। और ये क्या है, एक एल्गोरिदम पे काम करता है। ठीक है ना, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है वो तो इसको आसानी से समझ जाएंगे। 2 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 2 रुपए का नोट देखा है, 2 रुपए या 2 से ऊपर के कितने भी, चाहे 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 500 का हो या 2000 का हो, किसी भी का नोट हो उस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं। और 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, RBI गवर्नर के, RBI सचिव के, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के। तो 2 रुपए का नोट होता है ना, उस पे जो RBI के गवर्नर साहब है उनके हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो अपने जो वित्त सचिव होते हैं। ये देखो अपने सामने 1 रुपए का नोट आ गया, तो देखो 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर है,
ये हस्ताक्षर नीचे क्या लिखेगा, वित्त सचिव। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पे। और 2 रुपए के अलावा कितने भी 1 रुपए के अलावा कितने भी रुपए के नोट हो, चाहे 2 क्या हो कितना वो, उस पर किसके गवर्नर साइन होंगे, जो गवर्नर होंगे ना उनके साइन होंगे। तो देखो ये 2000 रुपए का नोट है और इस पे किसके साइन है, उर्जित आर पटेल साहब के साइन है। किसके साइन है, उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल कौन है, तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो जो शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत दास साहब, ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। तो वर्तमान में जो भी नोट बाहर आएंगे उस पे साइन किसके रहेंगे, शक्तिकांत दास के। और उर्जित पटेल के टाइम पे उर्जित पटेल ने साइन किए थे जो नोट निकले थे। तो हमारे सामने जो ये डेमो नोट आया है इस पे किसके साइन है, उर्जित आर पटेल साहब के साइन है। और 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, तो जो वित्त सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं। और 1 रुपए से ज्यादा के नोट पे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, किसके, आरबीआई के जो गवर्नर साहब होते हैं ना उनके साइन होते हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, 10, 14, 16 या 8। तो 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा ठीक है। और डेट क्या थी, डेट थी 19 जुलाई 1969। क्या थी, 19 जुलाई 1969, यानी जुलाई के महीने में ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता 1969 में। और कौन से बैंकों को चूज किया गया था, कि जिन बैंकों की कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा थे ना, अथोराइज कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा थी, उनको उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण होता। ये राष्ट्रीयकरण होता क्या है भाई, तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कोई भी संस्था है वो निजी हाथ में है या सहकारी हाथ में, किसी के हाथ में है, वहां से उसका कंट्रोल और मैनेज और पावर किसके पास चला जाए, गवर्नमेंट के पास चला जाए ना, यानी उसका स्टेक किसके पास चला जाए, गवर्नमेंट के पास चला जाए, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण होना। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण होना कब शुरू हुआ, 1969 में। और अब क्या हो रहा है 2022 में, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, मतलब उन पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया, अब नियंत्रण वापस जनता को दे रही है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे किस बैंक का किया था अभी थोड़े दिनों पहले, कौन सा बैंक था वो, आईडीबीआई बैंक का कर दिया, और बाकी बैंकों महाराष्ट्र या फिर कई 3-4 बैंक उन्होंने निकाल के रखे हैं। वित्त मंत्री बार बार बताते हैं कि इनका भी हम जल्द ही मतलब निजीकरण करेंगे, या सरकार अपनी हिस्सेदारी डिसइन्वेस्टमेंट में करेगी। नगदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, बैंकों के पास उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी, कम होगी, कमजोर होगी या सामान्य होगी। क्या कह क्या रहे हैं, नगदी रिजर्व अनुपात किसे कहते हैं, सीआरआर को कहते हैं, है ना, शॉर्ट में कहे तो कैश रिजर्व रेशियो को कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया, ये जो रेट है ना इसको कम कर दिया, इससे बैंकों के पास उधार देने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, कमजोर होगी, सामान्य होगी। तो पहले समझते हैं सीआरआर क्या है। मैंने आपको कई बार बताया भी है वैसे, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक एबीसी बैंक है, ठीक है, एबीसी बैंक है, और इस बैंक के पास जनता आएगी और पैसे जमा कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए जनता ने इसके पास में 100 रुपये जमा कर दिए टोटल। अब बैंकों की लायबिलिटी होती है कि इसमें से कुछ हिस्सा वो आरबीआई के पास जमा करे, मान लीजिए आरबीआई ने कहा कि आपको हमारे पास 10% पैसा जमा करना पड़ेगा। अब इसके पास कितने रुपए बचे, 90 रुपए। अब 10 रुपए पे न तो इस बैंक को कोई ब्याज दिया जाता, अभी आरबीआई के पास पड़ा रहेगा। अब बैंक लोगों को कितना उधार दे सकते हैं, मैक्सिमम 90 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि 10 तो आरबीआई के पास जमा कर दिया, बैंक के पास तो 90 रुपए ही है, अब 90 रुपए उधार दे पाएंगे। ठीक है, अब हमारे प्रश्न में क्या था, हमारे प्रश्न में था कि अब सीआरआर का जो अनुपात है उसे कम कर दिया जाए। अब मान लो अब 10 था, अब इसे 5 कर दिया, तो आरबीआई के पास कितने रखने पड़ेंगे, 5 रुपए, और लोगों को उधार देने के पास बैंक के पास कितने रह जाएंगे, 95 रुपए। तो इस प्रकार क्या होगा, उधार देने की गुंजाइश क्या होगी, अगर सीआरआर कम कर दोगे तो उधार देने की क्षमता तो बढ़ जाएगी ना। तो हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। मतलब अगर सीआरआर कम होगा तो बैंकों के पास उधार देने की जो शक्ति है, गुंजाइश है, वो बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, ये सीआरआर वाला कॉन्सेप्ट किस अधिनियम में दे रखा है, तो देखो बैंकों में मोस्टली 2 अधिनियम चलते हैं। एक तो होता है आरबीआई एक्ट,
है ना, ये आरबीआई एक्ट, और दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो कुछ नियम तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दे रखे हैं और कुछ नियम दे रखे हैं आरबीआई एक्ट में। तो जो ये सीआरआर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ दे रखा है, तो ये आरबीआई एक्ट में दे रखा है। उसकी धारा कौन सी है, 42 क्लॉज 1। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 30 दिसंबर या 18 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सीएसओ द्वारा पहला श्वेत पत्र किस वर्ष जारी किया गया, 1950, 1956, 1958, 1960। तो क्या कह रहा है, तो जो सीएसओ है उसने राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। कौन करता है, सीएसओ करता है। तो इसने पहला श्वेत पत्र कब जारी किया था, तो ये 1956 में जारी किया था। देखो सीएसओ की स्थापना तो 1951 में हो गई। कब हो गई, 1951 में। लेकिन राष्ट्रीय आय के आंकड़े देना इसने कब शुरू किया, ये 1956 में शुरू किया, है ना। और राष्ट्रीय आंकड़ों को आंकड़ों का देना मतलब ये प्रस्तुत करना, इसे ही श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट पेपर कहा जाता है। एक्चुअली व्हाइट पेपर होता क्या है, व्हाइट पेपर है गवर्नमेंट के कागज, ठीक है, उन्हें श्वेत पत्र कहते हैं। वर्तमान में कौन सी जीएसटी की दर नहीं है, यानी जीएसटी की कुछ दरें चलती है जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, लेकिन 27% उसमें नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27% हो जाएगा। कौन कौन सी रेट चलती है जीएसटी की, एक तो 0% चलती है, उसके अलावा 5% चलती है, फिर 12 चलती है, फिर 18 चलती है और एक 28% रेट चलती है। यानी जीएसटी की मोस्टली इन 5 रेंज है मोस्टली, है ना। कभी आप देखते हो फूड आइटम्स में कौन सा है, 18, सर्विसेज में कितना है, 28, ठीक है। और जो लग्जरी आइटम्स होंगे उन पे कितना होगा, 28 होगा, नहीं सर्विसेज में 18 है, ठीक है। सर्विसेज में कितना है, 18, लग्जरी आइटम पे कितना होगा, 28, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी एक व्यक्ति भारत में औसतन कितना जीता है मानव विकास सूचकांक के अनुसार, 65 साल, 68.6 साल, 67.2 साल या 52 साल। तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 67.2 साल है। कितनी है, 67.2 है, 67.2 साल जीता है एचडीआई के अनुसार। एचडीआई का जो डाटा है ना उसके अनुसार भारत में। और भारत की एचडीआई में रैंक कितनी है, मैं जीवन प्रत्याशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एचडीआई की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें भारत की रैंक है 132, कितनी है, 132। और भारत का स्कोर कितना है, 0.633। कितना स्कोर है, 0.633। याद रख लेना, एग्जाम में आने की संभावना है। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कुल्टी, पटना, रांची या जमशेदपुर। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया कुल्टी में। कहाँ पे, कुल्टी में। और कब स्थापित किया गया, तो ये 1874 में स्थापित किया गया। और कुल्टी है कहाँ पे, तो जो पश्चिम बंगाल है ना, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ये कुल्टी नाम की जगह पड़ती है, वहां पे भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। निम्न स्थानों में से एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो वृषभ वाली मुद्रा कहाँ से मिली है, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोहत्तल या मोहनजोदड़ो। तो जो वृषभ मुद्रा वाली मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। प्रजापति है, उनकी पुत्रियों के नाम क्या है, प्रजापति की पुत्रियों के नाम क्या माना गया है, उषा और अदिति, सभा, समिति, घोषा, अपाला, उमा, सरस्वती। तो जो सभा और समिति है, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, उसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां माना गया है, ठीक है। और इसमें स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था, है ना, सभा और समिति में। कौन सी सभा में था या समिति में था, समिति में था शायद। ऋग्वेदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी, निष्क भूमि की, मूल्य की, स्वर्ण की, अजत की। तो ऋग्वेदिक काल में जो निष्क है वो मूल्य की इकाई थी। क्या थी, एक तरीके से मुद्रा का कार्य करती थी, क्या, निष्क। कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पे था, कौन सा महाजनपद था जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पे था, मद्रास, गांधार, सोवीर या कंबोज। तो इसका आंसर है जो गांधार क्षेत्र है ना, वो उत्तरी पश्चिमी सीमांत महाजनपद था। जैसे मान लीजिए भारत, ठीक है, ऋग्वैदिक काल का भारत इस तरह से था। तो जो उत्तरी पश्चिमी वाला भाग है ना, वो वहां पे कौन सा प्रांत था, महाजनपद था, तो यहाँ था गांधार। कौन सा था, गांधार था। पाकिस्तान वाला जो एरिया है उस साइड की बात कर रहा है।
बुद्ध किस वंश से संबंधित है? भगवान बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित है? कुषाण, मौर्य, शाक्य या कुरु? तो भगवान बुद्ध के बारे में हमें पता ही है, वो शाक्य कुल से संबंधित है। किस कुल से? भगवान बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, है ना। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देवनाम प्रिय नाम से कौन विख्यात था? देवनाम प्रियदर्शी नाम मिलता उनका। कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? तो जो अपने सम्राट अशोक है ना, उन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी, बाद में युद्ध की नीति त्याग के। तो इनको देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के नाम से भी इनको जाना जाता था। यानी इनके अधिकतर अभिलेख हैं, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए, तो उनके अधिकतर अभिलेखों में इनका नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय नाम मिलता है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कौन सा है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? तो देखो, भारतीय वास्तुशैली भी मिलेगी, फारसी वास्तुशैली भी मिलेगी, इनका कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा भाई साहब कुतुब मीनार में। कहाँ पे? कुतुब मीनार में। किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? कौन से वो सुल्तान थे जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये बलबन था। कौन था? बलबन। बलबन ने क्या किया? मतलब बलबन एक तकड़ा शासक था, वैसे गुलाम था पहले खुद, लेकिन बाद में ये किंग की गद्दी पे बैठ गया, क्योंकि जो चालीसा था ना, चालीसा दल, उसका भी हेड बना था और उसके बाद में ये सुल्तान की गद्दी पे बैठा था। तो इसने जो नीति अपनाई, रक्त और लोह की नीति अपनाई, और ये सिजदा और पापोस प्रथा को इसने शुरू किया था। हुमायूं किसने लिखा? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो किताब है ये किसने लिखी है? अबुल फजल बदायूनी, हुमायूं या गुलबदन बेगम? जो हुमायूं नामा किताब है किसने लिखी है? ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। कौन थी गुलबदन बेगम? तो ये बाबर की पुत्री थी। कौन थी गुलबदन बेगम? बाबर की पुत्री। और उन्होंने किताब कौन सी लिखी? हुमायूं नामा किताब लिखी। गुलबदन बेगम है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी? हुमायूं नामा। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थे सर थॉमस रो, वो कौन से साल में भारत आए? 1615, 1516, 1514 या 1520? तो देखो, जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो था ना, वो 1615 में भारत आया था। कब आया था? 1615 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? पंडित जगन्नाथ है ना, वो कौन से मुगल बादशाह के दरबार में राज्य कवि थे? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो पंडित जगन्नाथ वो शाहजहां के दरबार में दरबारी कवि थे। किसकी बात कर रहे हैं? पंडित जगन्नाथ की बात कर रहे हैं। किसके दरबार से संबंधित थे? शाहजहां के दरबार से संबंधित थे। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? पानीपत, घाघरा, खानवा या बयाना? तो देखो, खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें तो बाबर की विजय हुई थी। तो राणा सांगा की विजय किसमें हुई थी? जो बयाना भरतपुर वाला युद्ध था ना, इसमें बाबर की सेना को हार का सामना करना पड़ा था, और बाद में बाबर की सेना ने ना सांगा से लड़ने से मना कर दिया। भाई साहब बोले वो बुरी तरह से हालत खराब कर देता है और पागल होकर मारता है, तो हम तो लड़ेंगे नहीं। तो बाद में बाबर ने क्या किया? अपने सैनिकों को कहा, जिहाद का नारा दिया उसने कहा जिहाद करना पड़ेगा, धर्म के नाम पे लड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। तो इस प्रकार उनको मतलब बहला फुसला के उसने युद्ध करवाया था। बाकी राणा सांगा से जो बाबर के सैनिक थे ना, वो तो वैसे धर धर कांपने लग गए थे, लेकिन बाद में उसके पास सेना आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, इस कारण वो जीत गया। अन्यथा साहस के मामले में तो सांगा के बराबर ना आज तक पैदा ही नहीं हुआ है साहस के मामले में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ में। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह प्रथम? तो सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे संग्राम सिंह द्वितीय। किसने बनवाया सहेलियों की बाड़ी? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करवाने हेतु किस शासक ने विवश किया था? पुरंदर की संधि करने के लिए किस शासक ने विवश किया? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराज जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? तो किसने किया था ये? तो पुरंदर की संधि जो मिर्जा राजा जय सिंह है ना, उन्होंने की थी। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है, शिवाजी और पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। और हुई कब थी? तो ये 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई
छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? कौन सा शासक था जिनको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी और जोधपुर के थे वो? मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, राव सूर सिंह या जसवंत सिंह? तो ये जो राव सूर सिंह थे ना, इनको अकबर ने मोटा राजा सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? राम देवी, कर्पूरी देवी, जोगेश्वरी देवी, गीता देवी? तो पृथ्वीराज चौहान है ना, उनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी, है ना। क्या नाम था इनकी माता का नाम? कर्पूरी देवी था। 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी किसकी? जयानक की, कर्णिदान की, चंद्रप्रदायी की, नरोत्तम स्वामी की? तो ये अपने चंद्रप्रदायी साहब है, इनकी मतलब विरोक्ति है और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कहा था, मोहम्मद गोरी की स्थिति बताई थी उन्होंने, ये 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण मत चूकते बेटा सुल्तान मत चूके चौहान की चौहान जान दे। मोहम्मद गोरी को बहुत दिन हो गए शानपत करते हुए, तो चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी के मतलब चारों खाने चित हो गए। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो हमें पता है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उनको बड़ा मंच जहां मिला था वो कौन सा आंदोलन था? तो वो चंपारण आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी की एंट्री कैसे हुई? तो एक व्यक्ति आए थे, वो गांधी जी से मिले थे और उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से हमारी समस्या चल रही है, नील की खेती करवा रहे जबरदस्ती हमसे, तो आप कुछ कर सको तो करो। तो कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद थे, राम कुमार शुक्ल साहब थे, ब्रिज किशोर थे या बिंदेश्वरी जी थे? तो इसका आंसर क्या होगा? जो राम कुमार शुक्ल साहब है ना, ये मिले थे गांधी जी से और उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमारी समस्या है, आप देखो। तो उन्होंने फिर आंदोलन में एंट्री की और आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालन किया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ना इस चंपारण आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन करने के कारण ही इनको महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी? तो कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो महात्मा गांधी साहब गए थे। इनके साथ में सरोजिनी नायडू मैडम भी गई थी, लेकिन गांधी जी तो गए थे। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई? तो हमें पता है कि सतारा में समानांतर सरकार चली थी, तो कब बनी थी? 1941, 43, 45 से 47। तो सतारा में जो समानांतर सरकार बनी थी वो 1943 में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1943 में। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री अक्षांश घूमना है पृथ्वी को, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट? तो 1 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है? 1000 में कितने ग्राम होती है? 25, 30, 35 या 40? तो इसका आंसर होगा 1035 होता है, मतलब इतना नमक होता है, यानी 1000 अगर पानी होगा तो उसमें 35 नमक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? यानी कोई एरिया है और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इधर से गिरा है, इधर से गिरा है, इधर से गिरा है, तो इसे क्या कहेंगे? तट कहेंगे, द्वीप कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, डेल्टा कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इस प्रकार के क्षेत्र को प्रायद्वीप कहेंगे। तभी तो भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं ना, यहाँ पे पठार है भारत का इस प्रकार से मैप है, तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। सर और अमुदरिया गिरती है, जो सरदरिया और अमुदरिया है ना, जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती है? कैप्सियन सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है, बाल्टिक सागर में गिरती है, अरल सागर में गिरती है? तो सरदरिया और अमुदरिया ये नदियां कहाँ गिरती है? तो ये अरल सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? सरदरिया और अमुदरिया ये अरल सागर में गिरती है। लेब्राडोर धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? जो लेब्राडोर धारा है उसकी उत्पत्ति होने का कारण क्या है? दाब में वृद्धि, लवणता में भिन्नता, तापमान में विभिन्नता या फिर चलने वाली हवाएं? तो लेब्राडोर धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तापमान विषमता के कारण उत्पन्न होती है। जो लेब्राडोर की जलधारा है वो तापमान में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विषुवत रेखा के समानांतर जो कल्पित रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा है, देशांत रेखा है, ग्रीनिच रेखा है या फिर मध्याह्न रेखा है? क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब, तो ये हमारी विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा कह सकते हैं। इसके समानांतर जो इस प्रकार रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? और इसके उत्तर वाली रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे।
निम्न में से परंपरागत शिक्षण विधि है, यानी कौन सी शिक्षण विधि है जो परंपरागत है इनमें से? निरीक्षण, प्रायोजना, व्याख्यान या वाद विवाद। तो जो व्याख्यान है ना वो परंपरागत शिक्षण विधि ही है, बाकी निरीक्षण, प्रायोजना और वाद विवाद ये नवीन शिक्षण विधियों में समाहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? तो व्याख्यान है वो परंपरागत शिक्षण विधि है। निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड कहा जाता है? यानी प्रोजेक्टर मेथड का फादर किसे कहते हैं? बाइनिंग, जॉन ड्यूई, हर्बर्ट वाट या W.H. किलपैट्रिक। तो फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड कहते हैं W.H. किलपैट्रिक साहब को। किसे कहते हैं? किलपैट्रिक साहब है ना अपने, उनको कहते हैं फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड, यानी प्रोजेक्टर मेथड के पिता कहते हैं इनको। सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा कौन सा उपागम उपयोग किया जाता है सामाजिक अध्ययन में? SST में एकीकृत, चक्रीय, साकेंद्रित या सहसंबंध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड उपागम का उपयोग किया जाता है, एकीकृत उपागम का उपयोग किया जाता है किसमें? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण या श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। तो अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होगी? कक्षा कक्ष का वातावरण। जो कक्षा कक्ष का वातावरण है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा किसमें? अधिगम के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख तत्व कितने हैं? सहायक सामग्री के कितने तत्व है? 5, 6, 2 या 4। तो शिक्षण सहायक सामग्री के 2 प्रमुख तत्व माने गए। कितने माने गए? 2 प्रमुख तत्व माने गए। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेषवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाता है? तो शेषावस्था होती है ना, तो उसमें शिक्षण किस प्रकार दिया जाएगा? टीवी, रेडियो, खेल या डरा कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब बच्चा शेषावस्था में होता है तो उसे खेल खिला के, है ना, उसे शिक्षण दिया जाता है, खेल खेल में शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक शब्द किससे लिया गया है? जो उपचारात्मक शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से, औषधि विज्ञान से या रसायन विज्ञान से। तो जो उपचारात्मक शब्द है वो औषधि विज्ञान से लिया है। कहाँ से लिया है? औषधि विज्ञान से लिया है, क्योंकि औषधि विज्ञान में तो उपचार किया जाता है ना, तो उपचारात्मक जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है? औषधि विज्ञान से लिया है। गुणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आपको करना है गुणात्मक मूल्यांकन। कितने टाइप्स हो सकते हैं? 4, 2, 7 या 8। तो गुणात्मक मूल्यांकन के 8 प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? 8 प्रकार हो सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल और क्षमता का मापन करता है। यह कथन किसका है? क्या कह रहे हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है वह अभिकल्प विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल या क्षमता का मापन करता है। कौन कह रहे हैं? बाइनिंग, जॉन ड्यूई, हर्बर्ट वाट या इबेल। तो कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अपने इबेल साहब। कौन कह रहे हैं? इबेल कह रहे हैं। मतलब ज्ञान कौशल का मापन करता है इस तरह से कोई ना कोई कीवर्ड निकालना है, रिलेट करना है इबेल से। तो इस प्रकार आप याद रख सकोगे, अन्यथा तो हजारों कथन है, कौन कौन से याद रखोगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है? सत्य असत्य प्रश्न, ये तो वस्तुनिष्ठ है। बहुविकल्प, यह भी है। प्रत्यास्मरण और वर्गीकरण, तो वर्गीकरण भी होगा, लेकिन प्रत्यास्मरण है ना, ये बहुविकल्प प्रश्नों का प्रकार नहीं है। सत्य असत्य है, बहुविकल्प है, वर्गीकरण है, लेकिन प्रत्यास्मरण नहीं है। तो हमसे पूछा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार हमने पेपर नंबर 3 का SST वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लगातार बने रहो। हम 50 टेस्ट लेके आने वाले हैं, है ना, और आपका 1 सेकंड भी हमने खराब नहीं करने की कोशिश की है। 1 सेकंड भी खराब नहीं करने की कोशिश की है। यह आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप हमसे लगभग 2 महीने से लगातार जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे। बाकी इस बार आपको क्या करना है? आपको रीट मेंस में टॉप करना है, ठीक है। इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। और लास्ट में जब पूरा दिन कंप्लीट आप स्टडी करते हो, उसके बाद लास्ट में जो 1 घंटा होता है उसमें आप हमारा ये टेस्ट सीरीज देख सकते हो। थैंक यू, पढ़ते रहो।